हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ब्रिजेन, आपका दोस्त। आप सभी दोस्तों के लिए पुनः एक नए लेक्चर के साथ में हाजिर हुआ हूँ और आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ शिक्षण अधिगम से संबंधित। ये हमारा लेक्चर है और इससे ठीक पहले के लेक्चर में मैंने आपको शिक्षण अवस्थाओं के बारे में बताया था कि शिक्षण अवस्थाएं तीन होती हैं। पूर्व अवस्था करके है आपका, फिर अंतः प्रक्रिया अवस्था है, फिर उत्तर प्रक्रिया अवस्था करके मैंने तीन अवस्थाओं का जिक्र किया था और बताया था कि किस अवस्था की क्या विशेषता है या शिक्षण की कौन सी अवस्था किन चीज़ों के बारे में बताती है। और उसी से संबंधित ये अगला स्टेप है जिसमें हम आपको बताएंगे शिक्षण क्रियाएं। शिक्षण क्रियाएं क्या हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, इनका हम विस्तृत चर्चा यहाँ करने वाले हैं। और इसमें मैं तीनों अवस्थाओं, जैसे पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं कौन कौन सी होंगी, इसके बाद फिर अंतः प्रक्रिया अवस्था में कौन कौन सी आपकी शिक्षण क्रियाएं होती हैं और उत्तर अवस्था में कौन कौन सी शिक्षण क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि शिक्षण क्रियाएं क्या हैं और किन क्रियाओं के द्वारा हम शिक्षण को पूरा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है आप सभी से कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा शिक्षण क्रियाएं, और शिक्षण क्रियाओं में सबसे पहली हेडिंग होगी पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, जिसको हम कहते हैं टीचिंग ऑपरेशन इन प्री एक्टिव स्टेज। तो प्री एक्टिव स्टेज में जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं वो क्या है, हमें क्या क्या करना होता है। आपको पता होगा कि मैंने पूर्व अवस्था में, पूर्व शिक्षण अवस्था में बताया था कि ये वो अवस्था है या इसके अंतर्गत वो क्रियाएं होती हैं जो अध्यापक कक्षा में जाने से पूर्व जो क्रियाएं करता है, उन्हीं क्रियाओं को हम पूर्व अवस्था के अंतर्गत होने वाली क्रियाओं का नाम देते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिक जो आपकी ऑपरेशंस हैं जो होंगी, उनके बारे में हम यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहली यहाँ पे जो शिक्षण क्रिया है वो है उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स। भाई, आप क्लास में जाने से पहले, आप पूर्व अवस्था में प्री एक्टिव स्टेज में है, क्लास में जाने से पहले क्या करेंगे, आप उस लेसन का, उस विषय का, उस टॉपिक का उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमारा उद्देश्य इस पाठ को पढ़ाने का क्या है, हमारा गोल क्या है, हम क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या हमारा टारगेट है, वो आप पहले निर्धारित करते हैं। और बिना उद्देश्य के निर्धारण के, बिना उद्देश्य के निर्माण के आप अगर कुछ पढ़ाते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो बहुत ही आसान है कि भाई हम सबसे पहली क्रिया क्या करते हैं, सबसे पहली क्रिया हम करते हैं वी फॉर्मुलेट गोल्स। हम पहले गोल यानी उद्देश्य का निर्धारण करते हैं सबसे पहले स्टेप पे। क्लास में जाने से पहले, लेसन शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी क्रिया है कि हम उद्देश्य का निर्माण करें, उद्देश्य का निर्धारण करें, कि हम निर्धारित कर लें कि हमें किस उद्देश्य की पूर्ति करना है क्लास में, ये आपको डिसाइड करना होगा। नंबर 2 पे क्या है, पाठ्य वस्तु का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। जी हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप क्लास में कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पाठ्य वस्तु का चुनाव करिए कि किस कंटेंट का हम, किस कंटेंट के द्वारा और किस पाठ्य वस्तु के द्वारा हम अपने अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। तो हमें सिलेक्शन आना चाहिए, अच्छा पाठ्य वस्तु, हमें अच्छे पाठ्य वस्तु के कंटेंट को लेके चलना चाहिए ताकि बच्चों को ईजिली, आसानी से समझ में आ जाए। तो सेकेंड पॉइंट पे आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होगा, ये आपको करना होगा। पहले तो उद्देश्यों का निर्माण कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए कि किस उद्देश्य की हमें पूर्ति करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यानी कि पाठ्य वस्तु का चुनाव करना होगा। फिर अगले नंबर पे क्या है, अगले नंबर शिक्षण शैली तथा तत्वों की व्यवस्था संबंधी कार्य। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। भाई, अब आपने दो चीज़ कर लिया, क्या, पहले तो आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिया, फिर उसके बाद क्या कर लिया, आपने कंटेंट का चुनाव कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, उसको प्रेजेंट करने का तरीका, मेथड तो होना चाहिए, शिक्षण शैली का चुनाव करना होगा। और शिक्षण शैली से संबंधित हमें जो भी ज़रूरतें हैं उनकी हमें व्यवस्था करनी होगी। तो अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग,
तो आपको टीचिंग को एंजॉयफुल लर्निंग मेथड से पढ़ाना है कि खेल विधि से पढ़ाना है कि व्याख्यान विधि से पढ़ाना है, ये आपको करना होगा। और उस शिक्षण शैली के द्वारा ही हम अपने लेसन को प्रभावी तरीके से बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। नंबर 4 पे क्या करना होगा, शिक्षण की व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय, डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। अब आपको ये निर्णय लेना होगा कि भाई जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी है वो कैसी हो, हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी किस तरह की हो, उसके संदर्भ में आपको एक सुस्पष्ट निर्णय लेना होता है कि हम जो स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, जिस रणनीति के तहत हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, वो प्रभावी है, वो बच्चों के लिए आसान है या नहीं। तो ये नंबर 4 पे आप कह सकते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, ये हमारे अंदर एक शिक्षण की व्यूह रचना के संबंध में निर्णय क्षमता होनी चाहिए कि हम किस स्ट्रेटजी को लेके चले ताकि हम अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएं। तो ये सिंपल सा ये होगा। फिर 5वें नंबर पे मैंने लिखा है शिक्षण युक्तियों का चुनाव। अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टैटिक्स स्ट्रेटजीज फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। तो कुछ विशेष मैटर विषय होते हैं, उनको पढ़ाने की जो युक्तियाँ, उनको पढ़ाने की जो टेक्निक है, जो टैटिक्स है, वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैथ्स में अलग टैटिक्स लग जाती है, साइंस में अलग, और भाषा में अलग। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो शिक्षण युक्तियाँ हमारे पास हैं उनमें से कौन सी टैटिक्स, कौन सी टेक्निक हमारे लेसन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा सरल और सुगम्य बनाएगी छात्रों के लिए। तो दोस्तों ये पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं हैं कि हम अभी क्लास में नहीं गए हैं, हम अभी क्लास में अपना लेसन शुरू नहीं किया नहीं है, और उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, उन चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आइए चलते हैं अगले स्टेज पे। दोस्तों नंबर 2 जो शिक्षण अवस्था है, आपको पता है उसको अंतः प्रक्रिया अवस्था कहते हैं। तो हम अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण की क्रियाएं कौन कौन सी अपनाएं, उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज में जो आपकी टीचिंग ऑपरेशंस हो वो क्या हो, उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो कह रहे हैं कक्षा आकार की अनुभूति, साइजिंग अप द क्लास। भाई अब ये कब हो, ये इसमें क्या होता है कि आप क्लास में एंट्री मिल गई आपकी, आप क्लास में चले गए, और क्लास में पहुंचने के बाद जो करते हैं, इन्हें शिक्षण शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, और प्रेजेंटेशन आपका प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। तो ये सभी क्रियाएं अंतः प्रक्रिया अवस्था के दौरान की जाती हैं। अब यहाँ पे किन क्रियाओं को स्पेशली यहाँ पे यूज़ करना है, तो सबसे पहले करें, आपको कक्षा आकार की अनुभूति होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो उसमें कितने स्टूडेंट हैं, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 हैं, 60 हैं, 115 जो भी हैं। मतलब कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें जो है अपनी प्रस्तुतिकरण को, अपने प्रेजेंटेशन को देना होगा। क्योंकि अगर कम बच्चे हैं तो हम और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो हमें कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग रणनीति बना करके उनको हैंडल करना होगा। तो प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, आप देख लीजिए, रियलाइज़ कर लीजिए कि कक्षा की आकार या कक्षा में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, ये आपको क्रिया करना होगा। दूसरा है छात्रों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। भाई अब आपने प्रेजेंटेशन दिया, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद अब बच्चों के लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं, बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तर्क वितर्क आ रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, आप डायग्नोसिस करिए, आप पता लगाइए कि बच्चों के दिमाग में जो भी आपके संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है वो क्यों है, क्या है, कैसे है। तो डायग्नोसिस कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप छात्रों के निदान के बारे में बहुत ही आसानी से जान पाएंगे, और उसके बाद उनकी चीज़ों का निवारण भी कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ कक्षा कितनी बड़ी ये जान लीजिए, उसके बाद छात्रों का निदान करिए कि छात्रों को जो समस्या है उसके बारे में पता लगाते हुए उसका आप क्या करिए, उसको आप समाप्त करिए, उसको आप पूरी तरह से निराकरण की स्थिति में लाइए। नंबर 3 पे लिखा है मैंने क्रिया अथवा उपलब्धि या निष्पत्ति कार्य, अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन। अब उसके बाद क्या करना है भाई, हमने क्या किया, अब हमें ये देखना हो हमने बच्चों को जो पढ़ाया है अचीवमेंट कितना हुआ, कितना बच्चों ने सीखा, कितना बच्चों के अंदर वो एक जो लेसन का मोरल था या फिर जो भी लेसन का उद्देश्य था वो कितना सफल हुआ। तो अचीवमेंट को देखना है हमें, और एक्शन ऑपरेशन को देखना है कि जो क्रिया हमने कराई वो क्रिया कितनी प्रभावी रही, और उसमें बच्चों ने कितनी उपलब्धि हासिल की, बच्चों को कितना आया, और बच्चों ने किन किन चीज़ों को अच्छे से समझा, किन चीज़ों में वो कमज़ोर रहे। तो इस क्रिया को भी हमें करना होगा।
कहाँ पे? अंतः प्रक्रिया अवस्था में। और सबसे लास्ट में जो आप जानते हैं इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो उत्तर क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। भाई ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, इसमें क्या होगा? इसमें आपको क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया था कि जो है शिक्षण समाप्त होने के बाद हम जो क्रिया करते हैं उसे हम पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन। अब यहाँ क्या होगा भाई? आपका प्रस्तुतिकरण खत्म हो गया, लेसन आपका खत्म हो गया। अब क्या करना? अब असेसमेंट करना चाह रहे हैं, अब आप जो है अब बच्चों की क्षमता का आकलन करना चाह रहे हैं। तो मूल्यांकन के उपयुक्त, भाई आपको कैसे फीडबैक, आपको कैसे बच्चों के स्तर का पता लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा वो शिक्षण अच्छा रहा, प्रभावी रहा? आपको मूल्यांकन करना होगा। और न सिर्फ मूल्यांकन करना होगा बल्कि उपयुक्त प्रविधियों के द्वारा, सटीक प्रविधियों के द्वारा हमें मूल्यांकन करना होगा। ये आपको ध्यान देना है कि मूल्यांकन करना किस अवस्था की जो है ये क्रिया है? उत्तर क्रिया अवस्था की है। प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आपको फीडबैक मिल गया, आपने मूल्यांकन किया, तो आपने देखा कि बच्चों में जो है अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जो आपने अपेक्षा की थी, जो आपको उम्मीद थी वो नज़र नहीं आई। तो वहाँ से क्या पता चला? परिणामों से आपको पता चला कि आपको आपका उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ जो आप चाह रहे थे। तो क्या करना होगा? प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। चेंजिंग ऑफ द स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंसेस गैदर्ड, यानी कि जो भी एविडेंस आपको मिले कलेक्ट गैदरिंग से, उस एविडेंस के बेस पे आपको अपनी टीचिंग टेक्निक को बदलना होगा। तात्पर्य है कि अगर आपका फीडबैक यानी कि जो बच्चों का रिजल्ट है बहुत ही लो है, बहुत ही डाउन है और बहुत परसेंटेज उसका कम है, तो इससे ये आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि आपकी जो टेक्निक है, आपकी जो टीचिंग विधि है उसे चेंज करने की ज़रूरत है, तभी बच्चों में अपेक्षित अधिगम प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों ये 3 अवस्थाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं में कुछ स्पेसिफिक आपको टीचिंग स्ट्रेटजी अपनानी होती है, उन्हीं की चर्चा मैंने किया। आई होप ये बहुत इजी है, इसको आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए कि कैसा रहा, ताकि मैं आपके लिए अगला शिक्षण अधिगम का लेक्चर जल्दी ही ला सकूँ और आपकी पढ़ाई के लिए और कुछ बेहतर कर पाऊँ। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ, तब तक आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।